गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अमन केसरी है और मैं केरला पब्लिक स्कूल में मैथ और फिजिक्स का टीचर हूँ। गाइस, हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स को और क्लास 10th के मैथ को कवर करेंगे और एग्ज़ाम टाइम में आते आते अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके हम लोग अपने स्कोर को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th में फिजिक्स के चैप्टर लाइट को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टॉप बाय टॉप 1 by 1 करके कौन कौन से टॉपिक है जो हमको लाइट में सीखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला, सबसे पहले लाइट पढ़ रहे हैं तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लाइट होता क्या है। फिर लाइट के बाद हम लोग सीखेंगे कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो लाइट के लिए सेंसिटिव हैं और कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो लाइट के लिए सेंसिटिव नहीं है, जैसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सीखेंगे हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग और जानेंगे कि जो लाइट की अलग अलग प्रॉपर्टी है कि जब लाइट एक ऑपेक मीडियम से टकराता है तो किस प्रकार के प्रॉपर्टी को शो करता है, और ट्रांसपेरेंट मीडियम में वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में ट्रांसफर होता है तब किस प्रकार की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद हम लोग सीखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को समझने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, मिरर। यहां टाइप्स ऑफ मिरर की बात करेंगे जिसमें दो प्रकार के मिरर होते हैं। एक तो हो गया हमारा प्लेन मिरर और एक हो गया हमारा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। पहला कॉनकेव मिरर, सेकेंड होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशन के लिए बनने वाले इमेज का पोजीशन, नेचर और साइज को डिस्कस करेंगे हम लोग, और कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम ऐसा ही काम करेंगे। ये समझने के बाद हम लोग आगे चलेंगे कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, और साथ ही साथ प्लेन मिरर पर बेस्ड जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एक एक करके हम लोग सबको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट क्लियरिफाई करेंगे, और इन कॉन्सेप्ट को पे बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमको मिरर फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, और मिरर फार्मूला के साथ साथ हमको मैग्निफिकेशन फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन फार्मूला और मिरर फार्मूला की मदद से कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर पर जितने बेस्ड न्यूमेरिकल हैं जो बोर्ड एग्जाम में पुटअप की जाते हैं हम सब उनको आसानी से सॉल्व करते चलेंगे। उसके बाद हम लोग फर्स्ट चैप्टर लाइट के सेकेंड पार्ट पर चलेंगे जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में ट्रेवल कर जाती है तो उस प्रकार के एक्शन को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे लेंस के बारे में। लेंस भी दो प्रकार का होता है, एक होता है कॉनकेव लेंस, दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस। जिस प्रकार रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में डिफरेंट प्रॉपर्टी, उसी तरह रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी अलग अलग प्रॉपर्टी, और कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को एक एक करके सॉल्व करेंगे हम लोग। उसके बाद सेकेंड चैप्टर में रह जाएगा हमारा पावर, एक्मोडेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिससे ए लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं एक हमारा आउट ड्रॉ है कि जो हमको फर्स्ट चैप्टर में सीखना है। अब एक एक करके डे बाय डे हम लोग इसको टैकल करते चलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाइट। देखिए, आज से नहीं बहुत हजारों साल पहले से हम एक बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पृथ्वी पर एनर्जी की सबसे बड़ा जो स्रोत है वो सूर्य है। सूर्य से हमारे पास
लाइट और एनर्जी, दो प्रकार की चीज आ रहे हैं। एक तो आ रहा है सूर्य से हमारे पास लाइट और दूसरा आ रहा है एनर्जी। इस टॉपिक पे हम लोग लाइट के बारे में चर्चा करेंगे और जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे आप क्लास 11th में चल करके, तब वहां पर आप एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइट क्या होता है? तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में सीखा हम लोगों ने, जो अनुभव किया, उसी को डेफिनेशन में बदलने का कोशिश किया। कह रहा है लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। कह रहा है एनर्जी विच इनेबल अस टू विजुअलाइज द ऑब्जेक्ट। इसकी एक प्रॉपर्टी है, लाइट कैन नॉट सीन। कह रहा है लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू विजुअलाइज द ऑब्जेक्ट। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जो चीजों को देखने में सहायक होती है। कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या है? लाइट स्वयं दिखाई नहीं देती। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट करती है और उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई लेंस में इंटर करके रेटिना पर इमेज बनाता है, तो वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लाइट, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लाइट, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला ऑपेक ऑब्जेक्ट, सेकेंड होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ऑपेक ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? कहता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट कंप्लीटली वन मीडियम से दूसरे मीडियम में न जा पाए, उसको बोलते हैं ऑपेक ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी माध्यम। जैसे हमारे पास कोई एक वॉल है, एक दीवार हमारे पास है, जब लाइट इस पर इंसिडेंट होती है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल नहीं कर पाती है, वहीं पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। आगे चल के हम लोग रिफ्लेक्शन के नियम को समझेंगे, फिलहाल हम लोग ऑपेक ऑब्जेक्ट पर पहले फोकस्ड हैं। तब तो अगर इस प्रकार के वॉल को, तो कहेंगे हम लोग वॉल लाइट के लिए ऑपेक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यह लाइट को एक मीडियम से सेकेंड मीडियम में ट्रेवल होने नहीं दे रहा है। दूसरा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? कह रहा है मान लीजिए हमारे पास कोई ग्लास है, जब लाइट एक मीडियम से सेकेंड मीडियम में ट्रेवल करती है, तो या तो अगर ग्लास हमारा काफी शार्प है तो हम कहेंगे लाइट कंप्लीटली ट्रांसफर कर जाएगी, और अगर मान लीजिए कोई स्क्रैच वगैरह या धूल वगैरह कुछ पड़ रखा है, डस्ट पार्टिकल हैं, तब पार्शियली ट्रांसफर करती है। तो हम कह सकते हैं अगर लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से कंप्लीटली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो जाए या पार्शियली ट्रांसफर हो जाए, तो उस प्रकार के ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये ऑब्जेक्ट लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट मीडियम का काम करते हैं। जबकि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर नहीं हो पाती है, उसी मीडियम में इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है, इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को ऑपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये तो रहा लाइट के ट्रांसफर पर डिपेंड। दूसरा इमिटिंग ऑफ लाइट पर डिपेंड होता है। इमिटिंग ऑफ लाइट, इमिटिंग ऑफ लाइट कहने का मतलब पहला ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सेकेंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट स्वयं इमिट करता है, खुद अपने लाइट को इमिट करता है, उसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सन हो गया, बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, ईटीसी। ऐसी लाइट जो खुद अपनी लाइट को इमिट करता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने लाइट को खुद इमिट करता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाता है। जबकि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपना स्वयं का लाइट इमिट नहीं करता, जबकि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के लाइट से प्रकाशित होता है, विजुअलाइज होता है, उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और इसका फेमस एग्जाम्पल है मून, और भी बोल सकते हैं हम लोग टेबल, मून हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये मार्कर हो गया।
बहुत सारा ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो खुद के लाइट को इमिट नहीं करते, बल्कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के द्वारा इमिट किए हुए लाइट से विजिबल होते हैं, प्रकाशित होते हैं, उनको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने अभी सीखा, पहला ट्रांसफर ऑफ लाइट के आधार पर दो प्रकार के ऑब्जेक्ट, एक ओपेक ऑब्जेक्ट और सेकेंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। दूसरा, इमिटिंग ऑफ लाइट को ध्यान में रखकर देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपना स्वयं का लाइट इमिट करते हैं ल्यूमिनस हो गए, और अपना स्वयं का लाइट इमिट नहीं करते हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम लोग को सीखना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम कह सकते हैं यहां से जो हमारा मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होने वाला है, जहां से कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पुटअप किया जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बाद एक एक करके हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट को अच्छे से समझ लेंगे। पहला कह रहा है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक ओपेक ऑब्जेक्ट है जिसके एक पार्ट पर हम लोगों ने कोटिंग करा रखा है। सिंपल हम कह सकते हैं ये प्लेन मिरर की तरह कंसीडर कर सकते हैं, या कोई सरफेस है प्लेन, ठीक। कह रहा है मान लीजिए इस पर एक लाइट आई और इंसिडेंट कर ली, और इस पॉइंट से टकरा करके, क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है तो वापस मुड़ गई। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट। यहां एक सोर्स हमारे पास है, यहीं से लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट। तो सोर्स से निकलकर और सरफेस पर इंसिडेंट होने वाली लाइट को, सरफेस पर इंसिडेंट होने वाली लाइट को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और सरफेस पर इंसिडेंट होने के बाद जो लाइट वापस डायरेक्शन चेंज करके मुड़ जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और सरफेस के जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे इंसिडेंट की हुई होती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और सरफेस के जिस पॉइंट पर इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट की होती है उसी पॉइंट से होकर जाने वाली एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं सरफेस के। इस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट को समझना है तो नॉर्मल का बहुत मेजर रोल है इसमें। कहता है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। और ठीक उसी प्रकार रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मेजर पॉइंट यही है। सबसे पहले सोर्स से निकल करके जो लाइट किसी पर्टिकुलर सरफेस पर इंसिडेंट होती है उस इंसिडेंट होने वाले लाइट को इंसिडेंट रे, सरफेस पर जिस बिंदु पर इंसिडेंट होती है उस बिंदु को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और टकराने के बाद डायरेक्शन चेंज करके जो लाइट चली जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, तथा नॉर्मल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन का दो नियम है। वो दोनों नियम क्या है? पहला कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल ऑफ incidence is always equal to the
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितना एंगल क्रिएट करता है उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से क्रिएट करता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आई। सेकेंड नियम है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। क्या बोला मैंने? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड normal at the point of incidence lie in the same plane. Incident ray, reflected ray and normal at the point of incident lie in the same plane. इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास तीन लाइन है, मान लीजिए ये हम नॉर्मल बोल रहे हैं, ये इंसिडेंट रे बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे, तब ये तीनों के तीनों एक सेम प्लेन है। अगर एक प्लेन इन तीनों रे से गुजारा जाए तो ये तीनों के तीनों रे उस प्लेन पर कॉन्साइड कर जाएंगे। जैसे अगर हम समझना चाहें तो मान लीजिए हमारे पास एक पेन ये रहा, एक पेन ये रहा और एक पेन ये रहा। इससे जैसे इस व्हाइट बोर्ड पर ये 2D है, ये इस बोर्ड ये 2D बोर्ड है, अगर हम बोलें कि ये तीनों के तीनों रे इसी बोर्ड पर लाई करते हैं तो वही बोला लाई इन द सेम प्लेन। एक मिनट मुझे दीजिए, मैं 3 ठो पेन से आपको थोड़ा और क्लेरिफाई करने की कोशिश करता हूं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमारे पास ये रहा नॉर्मल, ये रहा इंसिडेंट रे और ये रहा रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर हम एक प्लेन, ऐसा नहीं होगा कि, थोड़ा देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल, तो रिफ्लेक्टेड रे हमारा किसी और प्लेन में नहीं होगा या उधर या इधर नहीं होगा, इसी प्लेन में होगा। अगर हम एक प्लेन को गुजारें तो ये तीनों के तीनों रे उसी प्लेन पर आएंगे। उसी के लिए लिखा है कि सेम प्लेन में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इंसिडेंट रे हुआ, ये रहा नॉर्मल, तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी इन्हीं के प्लेन में होगा, ये इधर या उधर नहीं जा सकता। क्लियर हुआ? ये मेनली 2 नियम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, जो 2 नंबर 3 नंबर में एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। और अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के डेफिनेशन का, तो हम डायरेक्ट छोटा सा डेफिनेशन जो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में सीखा है उसी को क्रिएट करते हैं। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट इंसिडेंट ऑन ए ओपेक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट को एक ओपेक ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट कराते हैं तो ओपेक ऑब्जेक्ट पर टकराने के बाद लाइट के डायरेक्शन में चेंजमेंट आ जाता है। इस घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो क्या बोला मैंने? द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट रे व्हेन इट इंसिडेंट ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पर टकराकर अपने दिशा से विचलित हो जाने की घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकेंड होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। कह रहा है जब रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? कहता है ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कितने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं? 2। अभी हम लोग पीछे देखा है, जिसमें रिफ्लेक्शन के दोनों नियम ठीक ठीक होल्ड कर जाएंगे, उस प्रकार के रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड नहीं करता है, उस प्रकार के रिफ्लेक्शन को हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या बोला मैंने? एक ऐसा रिफ्लेक्शन की घटना जिसमें रिफ्लेक्शन के लॉ पूरी तरह से होल्ड करते हैं, उनको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और एक ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें रिफ्लेक्शन के लॉ होल्ड नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहने का मतलब है
मान लीजिए हमारे पास कोई सरफेस है, एक सरफेस है, ऑपेक सरफेस है, एक लाइट इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्शन के नियम को होल्ड कराते हुए क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। सेकेंड लाइट भी इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्शन के नियम को होल्ड कराते हुए रिफ्लेक्ट हो गई। एक थर्ड लाइट आई और वह भी क्या हुई, रिफ्लेक्शन के नियम को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हो गई। तो जहां पर हमको रिफ्लेक्शन के नियम ठीक ठीक होल्ड होते दिखाई देंगे, उस प्रकार के रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो क्या लिख सकते हैं, अगर इर्रेगुलर का डेफिनेशन हमको लिखना रहेगा तो हम कहेंगे द रिफ्लेक्शन इन विच लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स कंप्लीटली, द रिफ्लेक्शन इन विच लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन holds completely is called irregular reflection। जबकि अगर हम बात करें irregular reflection का, तो हम एक ऐसा सरफेस कंसीडर कर सकते हैं जो जिग जैग हो। जिग जैग का बोलने का मतलब है जो सरफेस प्लेन ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो ऐसा देखा गया कि ये रिफ्लेक्शन के नियम को होल्ड नहीं करता। मतलब अगर यहाँ पर जैसे रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हम ये बाई एक्सपेरिमेंटली देख पाते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन में कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल से बनने वाला एंगल हर स्थिति में इक्वल होता है, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। लेकिन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में देखा गया कि जितना एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल से क्रिएट करता है उतना एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से नहीं कर पाता। तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर हमको इसको समझना हो लिखने के लिए तो हम क्या कहेंगे, द रिफ्लेक्शन इन विच लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डज नॉट होल्ड कंप्लीटली इज कॉल्ड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। लिखेंगे द रिफ्लेक्शन in which law of reflection does not hold is called irregular reflection। तो जब भी रिफ्लेक्शन को आप अगर एग्जाम में आए रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन लिखने के लिए, तो आप अपने आप टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के अंतर्गत रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को टाइम को मैनेज करके अगर वहाँ नोटिफाई करा देंगे तो एग्जामिनर के दृष्टि में, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू में अच्छा इंप्रेशन जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और मिरर को समझेंगे। आइए तब मिरर की तरफ बढ़ते हैं। मिरर की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, मिरर की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे जो बेसिक न्यूमेरिकल आते हैं उसको देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे मान लीजिए हमारे पास, मैं पहले एक दो क्वेश्चन को लिख लेता हूं फिर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा आई आर इंसिडेंट रे और ये रहा आर आर रिफ्लेक्टेड रे। ये रहा एंगल आई इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पहला पूछ सकता है बताइए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, ये पहले पूछ सकता है। एक सेकेंड क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ये रहा नॉर्मल, ये वाला एंगल ले लेते हैं। ये हमारा सरफेस है, इस एंगल को हम लोग ले लेते हैं मान लीजिए 50 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल, हमको पहला बताना है
एंगल ऑफ इंसिडेंस और सेकेंड बताना है हमको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान दीजिए, इसमें नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला जो एंगल हमारा है वो एंगल कितना है 30 डिग्री। वो एंगल कितना है, वो एंगल है 30 डिग्री। ठीक, तो हमको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है। अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर इसमें कंप्लीटली होल्ड हो रहा है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला नियम है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब नॉर्मल से जितना एंगल इंसिडेंट रे क्रिएट करता है उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से क्रिएट करता है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल क्रिएट हुआ है वो अगर 30 डिग्री है, तब रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल क्रिएट हुआ है वह भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नियम से यहां पे हमको दिया है कि सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला जो एंगल है वह है 50 डिग्री। तो इंसिडेंट एंगल बताइए और रिफ्लेक्टेड एंगल बताइए। ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ये लाइन परपेंडिकुलर है सरफेस के, और कोई परपेंडिकुलर लाइन सरफेस से एक पार्ट में टोटल 90 डिग्री का राइट एंगल क्रिएट करती है। इस टोटल 90 डिग्री में 50 डिग्री भी है और एंगल आई भी है। तो अगर 90 डिग्री में से 50 डिग्री को माइनस करा देंगे तो हमारा एंगल आई की वैल्यू आ जाएगा 40 डिग्री। तो एंगल आई अगर हमारा 40 आ गया तो हम कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 40 डिग्री। और जैसा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ये MCQ 1 नंबर के बन सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक दो और एग्जांपल मैं दे देता हूं जिसको आप लोग घर पे कर लीजिएगा। जैसे मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूं। ये हमारे पास रहा नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, पहला हम यहाँ दे देते हैं एंगल, ये है हमारा 43 डिग्री। तो हम पहला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, हमको बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकेंड हमको बताना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एक और मान लीजिए ये वाला एंगल अगर हमको पता करना है तब ये, इस एंगल का नाम मैं रख देता हूँ एंगल टी। तो हमको बताना है थर्ड में एंगल टी की वैल्यू कितनी होगी। सेकेंड इसी तरह, मान लीजिए ये हमको दिया है 38 डिग्री। तो हमको बताना है पहला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बस, और ये वाला एंगल, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलूं तो सेकेंड हमको निकालना है एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा। ये दोनों हमको बताने हैं। ठीक है, ये हमारा होम असाइनमेंट है, आप जरूर करके आइएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जो हम लोग को सीखना है वह है मिरर। ठीक, मिरर को कैसे समझेंगे, सबसे पहले समझिए मिरर होता क्या है। कह रहा है मान लीजिए हमारे पास कोई एक सरफेस दिया गया है, एक हमारे पास कोई सरफेस है, चाहे वो प्लेन सरफेस हो या कर्व सरफेस हो, या तो हमारे पास कोई प्लेन सरफेस हो या कर्व सरफेस हो। कह रहा है अगर किसी सरफेस के एक पार्ट पर कोटिंग करा दी जाए, एक पार्ट पर कोटिंग करा दी जाए और उस सरफेस के सेकेंड पार्ट से रिफ्लेक्शन की घटना हो, रिफ्लेक्शन की क्या हो, घटना हो, तो अब इस प्रकार के सरफेस को क्या बोलते हैं, मिरर। तो कह सकते हैं हम लोग द सरफेस हुज वन पार्ट इज कोटेड एंड द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस बाय अदर सरफेस इज कॉल्ड मिरर। क्या कह सकते हैं, अगर हमको डेफिनेशन बना रहे हैं मिरर का तो हम कह सकते हैं द सरफेस हुज
one part is coated and reflection takes place by other surface is called मिरर। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मिरर का, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मिरर का, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। पहला प्लेन मिरर, सेकेंड है स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले हम लोग कंप्लीटली प्लेन मिरर को समझेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे स्फेरिकल मिरर में। जैसा कि मैंने अभी क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, पहला कॉनकेव मिरर और सेकेंड होता है कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले हम लोग को प्लेन मिरर को काफ़ी अच्छे तरीके से समझना है और प्लेन मिरर पर आने वाले जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में उसको अच्छे से टैकल कर लेना है। उसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ, स्फेरिकल मिरर पर। आइए तो देखते हैं प्लेन मिरर। अगर हम बात करें प्लेन मिरर का, तो ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो, समतल हो, उसको क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। क्या अगर डेफिनेशन बना रहेगा तो कहेंगे द मिरर whose reflecting surface is plane is called plane mirror. The mirror whose reflecting surface is plane is called plane mirror. ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो, समतल हो, उसको क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। मान लीजिए हमारे पास एक ये है PM यानी प्लेन मिरर। यहां पर प्लेन मिरर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूरी तरीके से होल्ड होता है और प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसा पहली प्रॉपर्टी, पहला कहता है कोई ऑब्जेक्ट अगर प्लेन मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पर रखा गया है उस ऑब्जेक्ट का इमेज भी प्लेन मिरर के अंदर उतने ही डिस्टेंस पर बनता है। The distance between object and plane mirror is always equal to the distance between image and plane mirror। कहता है ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पर रखा गया होता है उतने ही डिस्टेंस पर इमेज भी प्लेन मिरर के अंदर बनता है। पहला तो ये है। दूसरा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा प्लेन मिरर उस ऑब्जेक्ट का इमेज क्रिएट करता है, इमेज बनाता है। ठीक, अगर हम कहें आपसे कि कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से x डिस्टेंस पर है और उसका इमेज भी प्लेन मिरर के अंदर x डिस्टेंस पर है, तो टोटल ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का टोटल डिस्टेंस x प्लस x इज इक्वल टू 2x। इस पे कुछ न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे कहेगा एक ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है, तो बताइए इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है। तो जैसा मैंने अभी हम लोगों ने सीखा कि प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर रखा होता है उसका इमेज भी प्लेन मिरर के अंदर उतने ही डिस्टेंस पर बनता है। तो अगर ऑब्जेक्ट किसी प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है तो उसका इमेज भी 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनता है। तो हम कह सकते हैं टोटल ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस 10 मिल करके 20 सेंटीमीटर। ठीक है। और एक और नियम इसमें क्या है, पहला मैंने क्या कहा, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर इज ऑलवेज equal to the distance between image and plane mirror। ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पर होता है उसका इमेज भी प्लेन मिरर से उतने ही डिस्टेंस पर होता है। अगर हम जैसे भी सीख लिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट
प्लेन मिरर से x डिस्टेंस पर है तो उसका इमेज भी प्लेन मिरर के अंदर x डिस्टेंस पर बनेगा और दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेन मिरर। और एक चीज और है, अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का अगर आप फुल इमेज देखना चाहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का अगर आप फुल इमेज प्लेन मिरर में देखना चाहते हैं, तब ऑब्जेक्ट के साइज का हाफ साइज, मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट का साइज दिया है h, हाइट अगर h, तो ऑब्जेक्ट के साइज का हाफ इतना बड़ा प्लेन मिरर हमको लाना होगा। अगर हम चाहते हैं कि कोई प्लेन मिरर किसी ऑब्जेक्ट का फुल इमेज दिखा दे तो हमको वो प्लेन मिरर चाहिए जो ऑब्जेक्ट के हाइट का क्या हो, आधा हो। अब ये तो बेसिक रहा, जिससे न्यूमेरिकल एग्जाम में पुटअप किया जाता है उसकी तरफ चलते हैं। जैसे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्लेन मिरर, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्लेन मिरर। पहला कह रहा है मान लीजिए हमारे पास कोई प्लेन मिरर यहां पे रखा हुआ है। ठीक, ये प्लेन मिरर हमारे पास रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेन मिरर से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। इसका इमेज प्लेन मिरर के अंदर बन गया, ये रहा हमारा प्लेन मिरर। पहला हमको क्वेश्चन पुटअप करेगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन मिरर एंड इमेज। सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो अगर हम बात करें, जैसा भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है कि कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पर होता है उसका इमेज भी प्लेन मिरर से उतने ही डिस्टेंस पर होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेन मिरर के फ्रंट पर रखा हुआ है तो उसका इमेज भी प्लेन मिरर के अंदर कितने डिस्टेंस पर क्रिएट होगा, 15 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं प्लेन मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। उसके साथ साथ ये भी सीखा है कि कोई टोटल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर को ऐड कर देंगे तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अब हम लोग चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेन मिरर पर, जहां से न्यूमेरिकल एग्जाम में पुटअप किया हुआ है, पिछले बार भी पूछा था। क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेन मिरर। कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेन मिरर मतलब मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन मिरर ये है और एक प्लेन मिरर ये है। दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे को किसी पॉइंट O पर अटैच हो गए। मान लीजिए दोनों के बीच जो बनने वाला एंगल है वो है थीटा। तो हम लोग नंबर ऑफ इमेज को काउंट करने के लिए एक फॉर्मूला सीखेंगे, 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। इफ 360 बाई थीटा इज एन इवन नंबर। अगर इवन नंबर आएगा तो एक माइनस कराएंगे और नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 बाई थीटा। ये कब होगा, इफ 360 डिग्री बाई थीटा इज एन ऑड नंबर। अगर 360 बाई थीटा की वैल्यू इवन नंबर आएगा तो उसमें से एक माइनस कराएंगे तो उतने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे अगर दो प्लेन मिरर को आपस में कंबाइन कराएंगे। और अगर 360 डिग्री बाई थीटा की वैल्यू, यहाँ थीटा डिग्री है, अगर ऑड नंबर आएगा तो हम लोग उसमें से माइनस नहीं करेंगे, वही टोटल नंबर ऑफ इमेज होगा। हम लोग करके देख भी सकते हैं। आइए पहला हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारा पहला है, एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर 1, और ये हमारा है सेकेंड प्लेन मिरर 2। ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को लाकर रखते हैं तो हमको पता करना है कि कितना इस ऑब्जेक्ट का कितने इमेज
इन दोनों में मिलाकर मिलेंगे टोटल। तो पहला नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा, निकाला कितना आया 4। मैंने कहा था अगर हमको 360 डिग्री बाई थीटा की वैल्यू इवन नंबर मिलेगा तो उसमें से हम क्या माइनस कराएंगे 1। तो अगर हम दो प्लेन मिरर को एक दूसरे के 90 डिग्री पर रखेंगे और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट पुट अप करेंगे तो नंबर ऑफ इमेज कितने मिलेंगे हमको देखने को 3। अलग अलग एंगल के लिए भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए 90 डिग्री के लिए सीख लिया। मान लीजिए सेकेंड देखिए, मान लीजिए अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं तब नंबर ऑफ इमेज कितना आएगा 360 डिग्री बाई 30 डिग्री, कट कर दिया तो आया 12 इवन नंबर है तो 1 माइनस करा देंगे। तो अगर दो प्लेन मिरर आपस में 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा 11। तीसरा मान लीजिए 45 डिग्री पर अगर इंसिडेंट है दो प्लेन मिरर आपस में, कितने डिग्री पर इंसिडेंट है 45 डिग्री पर, तो नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई 45 डिग्री, कट करेंगे तो 8 टाइम्स में कट हो जाएगा। 8 इज आल्सो एन इवन नंबर, तो टोटल कितने इमेज हमको देखने को मिलेंगे 1 माइनस करा देंगे तो 7। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई दो प्लेन मिरर हैं जो एक दूसरे से 180 डिग्री बना रहे हैं, ये रहा हमारा प्लेन मिरर 1, ये रहा हमारा प्लेन मिरर 1 और ये रहा हमारा प्लेन मिरर 2। ये दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं, तो नंबर ऑफ इमेज हमारा आ जाएगा 360 डिग्री बाई 180। 2 इज आल्सो एन इवन नंबर, तो नंबर ऑफ इमेज कितना मिलेगा, अगर यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो उसका कितना इमेज देखने को मिलेगा 1। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो लास्ट में ये है कि मान लीजिए अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे से 0 डिग्री का एंगल बनाते हैं, कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, या 0 ही डिग्री को बोलते हैं कि दोनों प्लेन मिरर आपस में क्या है पैरेलल है। तो मान लीजिए एक प्लेन मिरर हमारे पास ये है प्लेन मिरर 1 और एक हमारे पास प्लेन मिरर है प्लेन मिरर 2। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को रख देंगे, जैसे हम लोग सैलून वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं आप, अगर आप देखेंगे कि जो पैरेलल शीशे लगे होते हैं सैलून में, अगर आप उसमें नंबर ऑफ इमेज अपना काउंट करने की कोशिश करेंगे तो वो लगता है ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इन्फिनिटी टाइम्स तक बढ़ेगा। तो वो इसके फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें नंबर ऑफ इमेज का, यहाँ पर नंबर ऑफ इमेज की अगर हम बात करें तो 360 डिग्री बाई 0 माइनस 1। हम जानते हैं बेसिक मैथ है ये तो, कि अगर 0 किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आ जाता है तो उस फ्रैक्शन की ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, और इनफाइनाइट में से कुछ भी घटाए बढ़ाएंगे तो क्या आएगा इनफाइनाइट। तो हम कह सकते हैं अगर कोई दो प्लेन मिरर आपस में 0 डिग्री का एंगल बनाते हो या दो प्लेन मिरर आपस में पैरेलल हो, तब हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि बनने वाला इमेज इन्फिनिटी हो जाएगा। हम लोगों ने सैलून वगैरह में देखा भी है। अगली बार आप जब भी जाइएगा आप इस बात को रिकॉल करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर तक आज रखते हैं हम लोग, कल स्फेरिकल मिरर को समझेंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको ये बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।